फरवरी 2026। इतिहास की किताबों में अक्सर युद्ध की तारीखें लिखी जाती हैं, लेकिन 21वीं सदी का सबसे निर्णायक युद्ध किसी सरहद पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे लड़ा गया। न तोपें चली, न परमाणु बम गिरे, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक ऐसी खामोश क्रांति हुई जिसने बीजिंग के ड्रैगन को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया। ये कहानी हथियारों की नहीं है, ये कहानी है इंसानों की। ये कहानी है उस पल की जब भारत ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सुनी गई। तारीख याद कीजिए, अप्रैल 2023। सदियों से चीन के पास एक ताज था, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। उन्हें लगा था कि ये ताज हमेशा उनका रहेगा, लेकिन उस महीने संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, भारत ने चीन को पछाड़ दिया और आज 2026 में हम 146 करोड़ हैं, चीन से लगभग 5 करोड़ ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। दुनिया इसे जनसंख्या विस्फोट कहती है, पश्चिमी मीडिया इसे भीड़ कहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि जिसे वो बोझ समझ रहे हैं वो असल में भारत का सबसे घातक हथियार जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन चुका है। चीन के पास दीवारें हैं, अमेरिका के पास पैसा है, लेकिन भारत के पास वक्त है। एक ऐसी सुनहरी खिड़की जो 2047 तक खुली है। इस खिड़की के बंद होने से पहले भारत या तो दुनिया का विश्व गुरु बनेगा या अपनी ही भीड़ के बोझ तले दबकर राख हो जाएगा। ये भविष्य की लड़ाई है और इसका कुरुक्षेत्र तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ संख्या बढ़ने से क्या होता है, तो जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। भारत की माध्यिका आयु यानी मीडियन एज 28.2 वर्ष है। इसका मतलब है कि भारत का दिल जवान है। भारत का औसत नागरिक अपने करियर की शुरुआत कर रहा है। वो घर खरीदना चाहता है, वो गाड़ी खरीदना चाहता है, वो दुनिया जीतना चाहता है। ये भूख, ये कंजम्पशन की आग ही अर्थव्यवस्था का इंजन है। और दूसरी तरफ चीन की औसत उम्र 41 साल को पार कर चुकी है। वो रिटायर हो रहा है, वो थक चुका है। ये 11 साल का अंतर कोई छोटी बात नहीं है। ये अंतर तय करता है कि अगले 50 साल तक दुनिया पर किसका राज होगा। एक 28 साल का भारतीय आज रिस्क ले रहा है, स्टार्टअप बना रहा है, वहीं एक 41 साल का चीनी नागरिक अपनी बीमारियों, दवाइयों और बुढ़ापे की चिंता कर रहा है। चीन एक ऐसे अंधे कुएं में गिर रहा है जिसे डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। वहां ठंड है, सन्नाटा है और बच्चों की किलकारियां गायब हैं। और भारत अभी बस अपनी उड़ान भरने के लिए रनवे पर आया है। लेकिन चीन के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? कहते हैं जब इंसान प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है। 1980 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक फरमान जारी किया, एक ऐसा अहंकार जिसने उनकी नस्ल को ही खतरे में डाल दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने सोचा कि बच्चों को पैदा होने से रोककर वो अमीर बन जाएंगे। वो अमीर तो बने, लेकिन अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो गए। उन्होंने अपनी जनसांख्यिकी के साथ जो जुआ खेला, आज वो उन्हें ले डूबा है। मिलिए चीन की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक त्रासदी से, जिसे दुनिया 4-1 की समस्या कहती है। ये सुनने में एक गणित का सवाल लगता है, लेकिन असल में ये करोड़ों चीनी परिवारों का डेथ वारंट है। आज चीन का एक अकेला नौजवान, जिसे लिटिल एम्परर कहा जाता था, अपने 2 बूढ़े माता पिता और 4 दादा दादी का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा रहा है। सोचिए उस दबाव को। उसके पास न कोई भाई है मदद के लिए, न कोई बहन। उसकी पूरी कमाई, उसकी पूरी जवानी और उसके सारे सपने सिर्फ अपने 6 बुजुर्गों को जिंदा रखने में खर्च हो रहे हैं। ये कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक सामाजिक आत्महत्या है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते और ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। एक बच्चे को पालने की लागत चीन में जीडीपी का 6.3 गुना है, जो दुनिया में सबसे महंगा है। चीन में बच्चे पैदा करना अब एक विलासिता बन गया है जिसे कोई वहन नहीं कर सकता। और इससे भी खौफनाक सच ये है, लापता महिलाएं। चीन की सड़कों पर, चीन के गांवों में आज 6 करोड़ 20 लाख महिलाएं गायब हैं। ये फ्रांस की पूरी आबादी के बराबर है। पुत्र की चाहत में और वन चाइल्ड पॉलिसी के डर में उन्होंने अपनी बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया। इसका नतीजा, आज करोड़ों चीनी पुरुष, जिन्हें वहां ग्वांगुन या बेयर ब्रांचेस कहा जाता था, अकेले मरने को मजबूर हैं। वे कभी शादी नहीं कर पाएंगे, वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। चीन के हजारों साल पुराने वंश, उनके खानदान इसी पीढ़ी के साथ खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ जनसांख्यिकी का खेल नहीं है, ये एक सभ्यता का अंत है। 2050 तक चीन अपनी कार्यशील आबादी में से 239 मिलियन लोग खो देगा। 239 मिलियन काम करने वाले हाथ गायब हो जाएंगे। ये ब्राजील की पूरी आबादी के नक्शे से मिट जाने जैसा है। चीन की पेंशन प्रणाली 2035 तक पूरी तरह दिवालिया हो जाएगी। उनका खजाना खाली हो रहा है। जिस ड्रैगन ने अपनी आग से पूरी दुनिया को डरा रखा था, आज वो अपने ही बुढ़ापे की लाठी टेकने को मजबूर है। इसे कहते हैं ग्रे राइनो इवेंट। एक ऐसा खतरा जो सामने खड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अब बहुत देर हो चुकी है।
चीन का पतन शुरू हो चुका है और ठीक इसी मलबे के ऊपर से भारत का उदय हो रहा है। लेकिन क्या भारत तैयार है? जहां चीन के शहरों में सन्नाटा पसर रहा है, भारत में एक नया सूर्योदय हो रहा है। 2024 से 2050 के बीच भारत दुनिया की लेबर फोर्स में 144 मिलियन नए हाथ जोड़ेगा। यह संख्या जापान और जर्मनी की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी ताकत अब ये जानती है, अगर 21वीं सदी में जिंदा रहना है तो भारत आना होगा। वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक एक ही मंत्र गूंज रहा है। इसे देखिए, इसे China+1 कहना बंद कीजिए। ये China+1 नहीं है, ये ओनली इंडिया है। 2017 में भारत में दुनिया के 1% से भी कम आईफोन बनते थे। लोग हंसते थे, लोग कहते थे भारत कभी चीन की जगह नहीं ले सकता। लेकिन आज 2026 में यह आंकड़ा 25% को छू रहा है। दुनिया का हर चौथा आईफोन अब मेड इन इंडिया है। तमिलनाडु के कारखानों में, कर्नाटक की असेंबली लाइनों में भारत की बेटियां इतिहास रच रही हैं। फॉक्सकॉन हो या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं रहा, भारत अब दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है। जुलाई 2025 में एक अजीब और रहस्यमयी घटना हुई। चीन ने अचानक अपने सैकड़ों इंजीनियरों और तकनीशियनों को भारत के कारखानों से वापस बुला लिया। रातों रात उन्हें प्लेन में बैठाकर वापस बीजिंग भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि बीजिंग को डर था। डर इस बात का कि भारत बहुत तेजी से सीख रहा है। डर इस बात का कि भारतीय इंजीनियर अब चीनी मास्टर से बेहतर हो रहे हैं। ये वापसी एक रणनीतिक कदम था, भारत की रफ्तार को रोकने की एक नाकाम कोशिश। इसे कहते हैं आर्थिक तोड़फोड़। ये साबित करता है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक अघोषित युद्ध है। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ सस्ते मजदूर नहीं है। हमारी असली ताकत है अदृश्य। ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। चीन ने लोहे और कंक्रीट से सड़कें बनाई, भारत ने डिजिटल हाईवे बनाए, आधार, UPI और अब AI। आज भारत की 87% कंपनियां AI का सक्रिय इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पूल है। जरा भविष्य की कल्पना कीजिए, जब यूरोप और अमेरिका बूढ़े हो जाएंगे, जब जापान में काम करने वाले लोग नहीं बचेंगे, तब उनकी अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा? उनके अस्पतालों में नर्सें भारतीय होंगी, उनकी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक भारतीय होंगे, उनकी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय होंगे। हम दुनिया की फैक्ट्री बनने की दौड़ में नहीं हैं, हम दुनिया का दिमाग यानी ग्लोबल ब्रेन बन रहे हैं। ये 146 करोड़ की भीड़ नहीं है, ये 146 करोड़ का मानव यूरेनियम है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया गया तो ये इतनी ऊर्जा पैदा करेगा कि दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन ठहरिए, हर सुनहरी कहानी में एक काला अध्याय होता है, और इस कहानी में विलन कोई विदेशी ताकत नहीं बल्कि हमारी अपनी कमियां हैं। वृत्तांत AI आपको सिर्फ सुनहरे सपने नहीं दिखाता, हम आपको कड़वा सच भी बताते हैं। ये जनसंख्या का ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में फट भी सकता है। भारत एक दोधारी तलवार पर चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ा खतरा है द स्किलिंग क्राइसिस यानी कौशल का संकट। ये एक ऐसा टाइम बम है जो टिक टिक कर रहा है। सरकारी आंकड़े और ग्राउंड रिपोर्ट डराने वाले हैं। भारत के 14 से 18 साल के 92% युवाओं के पास कोई औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। वो कॉलेज जा रहे हैं, वो डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन क्या वो नौकरी के लायक हैं? कड़वा सच ये है कि हमारे आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स के पास वो हुनर ही नहीं है जिसकी आज के बाजार में मांग है। हम मेक इन इंडिया के शेर की बात करते हैं, लेकिन अगर उस शेर के पंजे ही ना हो तो वो शिकार कैसे करेगा? अगर हमने 2030 तक इन करोड़ों हाथों को सही हुनर नहीं दिया तो ये लाभांश एक आपदा बन जाएगा। सड़कों पर बेरोजगारों की एक ऐसी फौज तैयार हो जाएगी जिसके पास डिग्री तो होगी लेकिन काम नहीं। और इतिहास गवाह है, बेरोजगार युवाओं का गुस्सा किसी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक होता है। ये सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है, ये हमारे सपनों को राख में मिला सकता है। चीन इसी मौके की तलाश में है। वो चाहता है कि भारत का युवा सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स में उलझा रहे। वो चाहता है कि हम उपभोक्ता बने रहें, उत्पादक न बने। ये एक मानसिक युद्ध है और इस युद्ध में शिक्षा हमारा एकमात्र हथियार है। खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, खतरा भीतर भी है। भारत के नक्शे पर एक अदृश्य दरार पड़ रही है जो भविष्य में एक गहरी खाई बन सकती है। ये खतरा है परिसीमन 2026 का। भारत के भीतर ही 2 भारत बसते हैं। एक है दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा। ये हिस्सा यूरोप जैसा है, शिक्षित है, समृद्ध है, लेकिन बूढ़ा हो रहा है। उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। और दूसरा है उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये हिस्सा युवा है, जोश से भरा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का विस्फोट अभी भी जारी है।
संविधान के अनुसार 2026 के बाद संसद की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना है और यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक गृह युद्ध। सोचिए, जिसने देश की बात मानी, जिसने जनसंख्या कम की, क्या उसे सजा मिलेगी? दक्षिण भारत की सीटें कम हो सकती हैं। और जिसने जनसंख्या बढ़ाई, क्या उसे इनाम मिलेगा? उत्तर भारत का राजनीतिक दबदबा और बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा बारूद है जो भारत के संघीय ढांचे की नींव को हिला सकता है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ जनसांख्यिकी। भारत को अपने ही भीतर के इस संतुलन को साधना होगा, वरना ये जनसंख्या युद्ध हमें आपस में ही लड़वा देगा। और इन सबके बीच एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में है, जो न इंसान है न जानवर। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, हम इंसानों को काम पर रख रहे हैं, लेकिन चीन अपनी लेबर की कमी को पूरा करने के लिए पागलों की तरह रोबोट्स लगा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स आज चीन में हैं। सवाल यह है कि अगर कल एआई और रोबोट भारतीय मजदूर से सस्ते हो गए तो क्या होगा? अगर मशीनों ने हमारे सस्ते श्रम के फायदे को खत्म कर दिया तो हमारी इस विशाल जनसंख्या का क्या होगा? ये एक दौड़ है, मशीन बनाम इंसान, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें अपने लोगों को इतना स्मार्ट बनाना होगा कि मशीनें उनके गुलाम बने, न कि मालिक। चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, रास्ते में कांटे हैं, लेकिन भारत का हौसला हिमालय जैसा है। हमारा लक्ष्य साफ है, हमारी मंजिल तय है। 2047, आज़ादी के 100 साल। उस दिन भारत को एक विकासशील देश नहीं, बल्कि $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनना है। हमें मिडिल इनकम ट्रैप की जंजीरों को तोड़ना होगा, और इस जीत की चाबी, इस ताले की एकमात्र चाबी हमारी महिलाओं के पास है। सालों से हमने अपनी आधी आबादी को, अपनी नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के हाशिए पर रखा, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। शोध बताते हैं कि जिस दिन भारत की महिलाएं पुरुषों के बराबर वर्कफोर्स में उतर गईं, हमारी जीडीपी में सीधा 30% का उछाल आएगा। गांवों में लखपति दीदी से लेकर शहरों में यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स तक भारत की महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं चला रही, वो देश चला रही हैं। ये नारी शक्ति ही चीन के पतन और भारत के उदय के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। चीन ने महिलाओं को गायब कर दिया, भारत महिलाओं को नेतृत्व दे रहा है। आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चीन का सूरज ढल रहा है, वो अपनी गलतियों के बोझ तले दब रहा है। पश्चिम का सूरज थक चुका है, वो अपनी चमक खो रहा है। लेकिन पूरब में भारत का सूरज अभी बस चढ़ रहा है। इसकी किरणें अभी पूरी दुनिया तक पहुंचनी बाकी हैं। ये 146 करोड़ की आबादी, ये शोर, ये भीड़, ये कोई समस्या नहीं है, ये ऊर्जा है। ये वो ईंधन है जो भारत के रॉकेट को सितारों तक ले जाएगा। ये युद्ध हथियारों से नहीं, उम्मीदों से जीता जाएगा। ये युद्ध फैक्ट्रियों में, स्कूलों में और हमारे दिमागों में जीता जाएगा। अगले 25 साल 2024 से 2049 मानव इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, और उस इतिहास का लेखक भारत होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या भारत महाशक्ति बनेगा, ये तो तय है। सवाल ये है कि क्या आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हुनर को, अपनी ताकत को देश के काम लाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, देश सिर्फ नक्शों से नहीं, देश बनता है उसके लोगों से, और आप ही वो लोग हैं, आप ही वो जनसांख्यिकीय लाभांश हैं। अगर आपको भी इस नए भारत पर, इस अदम्य भारत पर विश्वास है, तो अभी सब्सक्राइब करें वृत्तांत एआई को। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं और कमेंट्स में पूरी ताकत के साथ लिखें जय हिंद, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत हम लिखेंगे। वंदे मातरम।